गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेजर टेस्ट सीरीज एमटीएस में आपका स्वागत है और हम लोग आज पहले टेस्ट का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स से। इस डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चंस देखेंगे तो पहले सॉल्व करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट है फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ठीक है। उसके बाद 12, 16, 20, 21, 22, 20, 21, 22, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 40, 43 एंड 45, 43 एंड 45 ये क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 40, 43 एंड 45 ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी इनके इसके बाद जो सेकंड नंबर पे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमेशा अच्छा पेपर वो होता है जिसमें क्वेश्चन आसान हो लेकिन फंसाने वाले हों। ऐसे क्वेश्चन हो जो छोटे हों, आसान हो, लेकिन एक स्टूडेंट उनके कॉन्सेप्ट को समझ ना पाए मौके पे और क्वेश्चन गलत कर दे या उसे छोड़ा पड़ जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और यही हम लोग करना ही है। आइए हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ये सी या डी में से कौन सी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो आइए एक को चेक करते हैं। तो इसको लिखा हुआ 1/c² और फिर लिखा हुआ है g, फिर लिखा हुआ है e² 4πε0, ठीक है ना, और होल टू द पावर हाफ भी लिखा हुआ है। आइए इसको लोग समझे 1/c² और g को अगर हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से तोड़ेंगे तो g m1 m2 by r², तो g की जगह पर हम लिख सकते हैं fr² by m1 m2 को हम लोग लिख सकते हैं n²। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो है 1/4πε0 q1 q2 by r²। तो इस प्रकार से हम लोग q1 q2 यानी कि e² by इतने को fr² लिख सकते हैं। ये देखिए fr², हाँ इतने को सिर्फ ये q यानी q² 4πε0 इसको लिख सकते हैं fr² एंड होल टू द पावर हाफ। कितनी बात समझ आती है। अच्छा, एक बार आप फिर से यहाँ देख लीजिए। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि g की जगह पर हम लोग fr² by m1 m2 यानी कि m² की डायमेंशन लिख सकते हैं। इसी प्रकार से q² 4πε0 की जगह पर हम लोग f विद r² लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वही यहाँ पे किया गया है। इस प्रकार से पावर हाफ लगे होने की वजह से यहाँ पर fr² और n² का n बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि डेल्टा x² अपॉन डेल्टा t², 1 में है ना, इसलिए डेल्टा x² अपॉन डेल्टा t² और f यानी कि mlt -2 बाई डायमेंशन m और आगे लिखा हुआ है r²। तो देखिए डेल्टा x² की डायमेंशन r² की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, डेल्टा t² प्लस का और ये देखिए माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये मास की डायमेंशन मास से कैंसिल हो जाएगी और ये आएगा लेंथ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं उनमें ज्यादातर केस में, हाँ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शन चेक करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर बात आपका या तो ए सही होता है या बी सही होता है। क्योंकि अगर आप चारों को चेक करेंगे और अगर ऑप्शन डी सही होगा और आप ए से शुरुआत करेंगे, फिर बी पर जाएंगे, फिर सी पर जाएंगे, फिर डी पर जाएंगे, तो सारा एक क्वेश्चन का सारा समय तो इसी काम में बीत जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं उनमें अक्सर या तो ए सही होता है या बी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसमें एक दो पार्टिकल्स एक सर्किल में चक्कर लगा रहे हैं। देखिए एक स्मॉल सर्किल में और एक बिग सर्किल में चक्कर लगा रहा है। ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये देखिए वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल हमारा
यहाँ पर है, और दूसरा पार्टिकल हमारा यहाँ पर है और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये पार्टिकल ए है और हाँ ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इतने टाइम बाद t बराबर π/2 ओमेगा टाइम बाद दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। इतने टाइम के बाद, नहीं अभी नहीं, कितने टाइम के बाद, टाइम π/2 ओमेगा के बाद इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम ये देखें कि इस टाइम पर ये दोनों कहाँ पर होंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू डेल्टा टी, और टाइम दिया हुआ है π/2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, यानी कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे π/2। अगर π/2 डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो जो पार्टिकल ए होगा वो घूमकर यहाँ पर आ चुका होगा। ये देखिए, ये पार्टिकल ए जो कि यहाँ पर आ जाएगा और पार्टिकल बी जो कि नीचे जा रहा है वो ऐसे घूमकर, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा। बात को समझना है ना ठीक से। ये देखिए, ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा, ये एंटीक्लॉकवाइज घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। अब इस समय हमको इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है VA माइनस VB। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो हमने A को लिखा, तो लिखा हमने माइनस का VA आई कैप, क्योंकि माइनस आई डायरेक्शन में है, फिर माइनस और फिर माइनस का VB और आई कैप, क्योंकि ये भी माइनस डायरेक्शन में है। इस तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाने की वजह से ये बन गया VB माइनस VA आई कैप। दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में V इज इक्वल टू R ओमेगा, एक बहुत ही सिंपल और फेमस फार्मूला है। तो हम कहेंगे R1 ओमेगा R2 ओमेगा, क्योंकि ये VB है, R2 ओमेगा माइनस R1 ओमेगा विद आई कैप। इस प्रकार से हमने ओमेगा को बाहर ले लिया, तो ये आ गया R2 माइनस R1 ब्रैकेट के बाहर ओमेगा और फिर ये आई कैप। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। आपका कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन कठिन है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ ही क्या है, देखिए V बराबर R ओमेगा का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ ये पता लगाया गया है कि t टाइम में पार्टिकल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो हमने टाइम जो दिया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पता लगाया कि टी टाइम में ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो पता लगा π/2, और दूसरा पार्टिकल कितना करेगा तो पता लगा कि π/2, ठीक है ना। अब ये π/2 घूमकर यहाँ आ गया, ये π/2 घूमकर यहाँ आ गया, और इस समय रिलेटिव वेलोसिटी लिखना कितना आसान काम है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। VA वेक्टर माइनस I दिशा में है और VB वेक्टर भी माइनस I डायरेक्शन में है, तो माइनस माइनस किया गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। इसलिए पॉजिटिव को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया, और V इज इक्वल टू R ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन पाथ का रेडियस दोनों का अलग अलग है। इसका रेडियस R2 है और इसके पाथ का रेडियस R1 है, तो R2 ओमेगा माइनस R1 ओमेगा आई कैप बाहर है, ओमेगा बाहर लिया, तो R2 माइनस R1 ओमेगा आई कैप। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करिए, तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल जो कि यहाँ से गिर रहा है, H हेड से गिर रहा है और स्प्रिंग को D दबा दे रहा है। तो इस प्रोसेस में सिस्टम में कितना काम हुआ ये हमको फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन लिखेंगे तो हम लोग का पहले तो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, और दूसरा वर्क करने वाला यहाँ कौन है, वर्क डन बाई स्प्रिंग होगा, ग्रेविटी भी और स्प्रिंग भी, ठीक है ना। ये देखिए, और कोई चीज है जो वर्क करने वाली हो, जी नहीं, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क तब होता है जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर रगड़ती हुई चलती है या एयर की प्रेजेंस में कोई बॉल गिरती है। यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया, इसलिए फ्रिक्शन कंसिडर में नहीं लिया जाएगा। mg का वर्क कितना होता है, mgh, और h नहीं बल्कि h प्लस d लिखा जाएगा, क्योंकि बॉडी h तो यहाँ से यहाँ तक आने में गिरी,
देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में h गिरी और इतना दबने में d और गिरी, तो ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया प्लस का mg h प्लस d। पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ बताइए, सोचिए जरा, पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, और स्प्रिंग जब दबती है तो उसका वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि स्प्रिंग अपने दबने का विरोध करती है, इसलिए ये हो जाएगा हाफ के डी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये भी सवाल अच्छा सवाल है, देखने में कठिन लग रहा है और बिल्कुल आसान सा, बहुत आसानी से देखिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया। सोल्यूशन आप देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पर, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, इसलिए वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और स्प्रिंग चाहे दबे और चाहे खींचे, दोनों कंडीशन में वो नेगेटिव वर्क करती है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स जो होता है वो खिंचाव या दबाव होता है। यहाँ पर जो खिंचाव या दबाव है उसका मान डी दिया हुआ है, इसलिए जहाँ पर एक्स लिखा जाता है वहाँ पे डी को लिखा गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन है जो कहती है कि किसी भी पाइप में जितना वॉल्यूम अंदर आता है पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम बाहर भी जाता है पर सेकेंड। हाँ जी, जितना वॉल्यूम अंदर आता है पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम बाहर जाता है पर सेकेंड। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो V1 होगा, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3। ठीक है ना, तो V1 वॉल्यूम कमिंग पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड। अच्छा, आपको पता होगा कि वॉल्यूम पर सेकेंड कितना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी। हम लोग जो पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.2 और वेलोसिटी है 4, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज 0.2 एंड वेलोसिटी इज 2 एंड यहाँ का क्रॉस सेक्शन जो है 0.4 और वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो ये 0.8 है, ये 0.4 है, प्लस 0.4 V3, सो इधर आ गया तो 0.4 इज इक्वल टू 0.4 V3, हेंस V3 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम इनकमिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू आउटगोइंग वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड दब नहीं पाता है, इसलिए जितना वॉल्यूम किसी सिरे से अंदर आता है उतना ही वॉल्यूम दूसरे सिरों से बाहर भी निकलता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। सिक्स, 7, फिर 12। एक डिस्क से एक डिस्क को काट दिया गया, ठीक है ना। ये देखिए क्या किया गया, ध्यान से देखिए। ये एक बड़ी सी डिस्क थी, ठीक है ना, और इस डिस्क में से एक छोटी डिस्क को कट कर दिया गया। जैसे एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, R/2 रेडियस की डिस्क को कट किया गया था, यहाँ पर R/3 रेडियस की डिस्क को कट कर दिया गया। तो अब बताइए कि पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। पूरी डिस्क का मास जो था वो 9m था, ठीक है ना। जब कटिंग नहीं हुई थी तो मास कितना था बताइए, 9m। और अब R/3 रेडियस का डिस्क कट कर दिया गया, तो पहले इसका मास निकालना पड़ेगा। तो इसका मास तो बहुत आराम से निकल आएगा, πr² एरिया का मास 9m, इसलिए यूनिट एरिया का मास 9m अपॉन πr², इसलिए πr/3 के स्क्वायर एरिया का मास कितना होगा, तो 9m अपॉन πr² विद πr²/9, तो πr² से πr² और 9 से 9 कट गया और ये मास बच गया m, ठीक है ना। यानी कि जो डिस्क हमने काटी है उसका मास m है। आइए अब O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। अबाउट O कैसे निकलेगा, पहले तो फुल डिस्क का लिखेंगे। फुल डिस्क किसके अबाउट बताइए, अबाउट O, हाँ बिल्कुल, और माइनस जितना काट दिया यानी कि माइनस ऑफ कटेड पार्ट
कटेड पार्ट अबाउट ओ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, फुल डिस्क का बताइए, हाफ एम, एम की जगह पर 9m आर स्क्वायर, ये हो गया, ओके। माइनस कटेड पार्ट का कैसे लिखेंगे, थ्योरम लगाना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है ना। ICM प्लस MD स्क्वायर, कटेड पार्ट को हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हो गया 9/2 MR स्क्वायर माइनस ये हो गया हाफ M R/3 का स्क्वायर, कटेड पार्ट का, है ना। और ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये हो गया M, और D कितना होगा, D का मान कितना होगा, पूरे R में से हम R/3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, D आ जाएगा, ये जिसका इस्तेमाल हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में करते हैं। तो D का मान होगा R माइनस R/3 यानी कि 2R/3, 2R/3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4R²/9, 4R²/9 हो गया। तो दिस इज 9/2 MR स्क्वायर एंड माइनस this is MR square by 18 and this is 4 MR square by 9, 4 MR square by 9, so this is 9/2 MR square minus, यहाँ पर हमने 18 को LCM में डाल दिया तो यहाँ पर आ गया MR स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 9×2 तो ये आ गया 8 MR स्क्वायर, 18 ये 9×2 18, मास m है, md स्क्वायर d2 r/3 यानी 4r स्क्वायर बाई 9, so 4 MR स्क्वायर बाई 9 and this is MR स्क्वायर बाई 3 3 जा 9 2 जा 18 एलसीएम डाल दिया, MR स्क्वायर माइनस 9 2 जा तो 4 4 8 हो गया, 8 तो ये हो गया 6, 9/2 MR स्क्वायर और ये प्लस में जा रहा है 7 MR स्क्वायर बाई 18, 7 MR स्क्वायर बाई 18। यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन को चेक करना चाहिए, फुल डिस्क का हाफ MR स्क्वायर, ठीक है, मास है 9m, ओके, और इसका है कटेड का I'(CM प्लस M'(D स्क्वायर MD स्क्वायर), ओके, ये भी ठीक है। तो हाफ M R/3 का स्क्वायर इनके MR स्क्वायर बाई 9 2 जा 18, ठीक है, और M D का मान है 2R/3 तो 4R स्क्वायर बाई 9, ओके, ये प्लस है, ओके, ये देखिए जरा सी, ये प्लस है तो ये हो गया आपका 18, तो यहाँ पर MR स्क्वायर प्लस 8 MR स्क्वायर, दिस इज 9 MR स्क्वायर बाई 18, 9 MR स्क्वायर बाई 18, तो हाफ MR स्क्वायर 9 MR स्क्वायर बाई 18, 4 यहाँ प्लस है, 4 2 जा 8 हो गया, 8 18 ले लिया, MR स्क्वायर प्लस 8 MR स्क्वायर 9 MR स्क्वायर बाई 18, 9/2 MR स्क्वायर माइनस 9/2 MR स्क्वायर माइनस 9 MR स्क्वायर बाई 18 यानी कि 9/2 MR स्क्वायर माइनस 9/2 MR स्क्वायर माइनस MR स्क्वायर बाई 2 MR स्क्वायर बाई 2, so it is 8/2 MR स्क्वायर, hence it is simply 4 MR स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी नीट में आ चुका है जिसमें R/2 रेडियस के डिस्क को काटा गया था और इसमें हम लोगों ने R/3 रेडियस के डिस्क को काटा है। तो जैसे आप वहाँ पर 13/32 MR स्क्वायर याद रखते थे वैसे ही आप यहाँ पर 4 MR स्क्वायर को हमेशा याद रखेंगे। ये क्वेश्चन रिफ्लेक्स वाले क्वेश्चन हैं, ये आंसर रिफ्लेक्स वाले आंसर्स हैं। ऐसे आंसर्स को रिफ्लेक्स में रखना चाहिए और आ जाने पर डायरेक्ट टिक करना चाहिए। क्वेश्चन एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और आंसर भी इसका थोड़ा सा मेमोरी में रहेगा तो ठीक रहेगा। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाँ, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। जो सबसे जरूरी क्वेश्चन हैं वो पहले स्लॉट में करा दे रहे हैं और उसके बाद सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन सबसे जो
अच्छे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनको पहले स्लॉट में हमेशा हम लोग रखेंगे। देखिए ये एक कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम जो कि इस प्रकार का एक पेंडुलम होता है जिसको हम लोग इस प्रकार से घुमा देते हैं और ये इस प्रकार से वर्टिकल सर्कल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमता रहता है। ये वर्टिकल एक्सिस इसके अबाउट ये घूमेगा। तो इसमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दी हुई है और टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। 2/π हर्ट्ज रिवोल्यूशन पर सेकंड को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। इससे हमें एंगुलर वेलोसिटी का पता चल सकता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf यानी कि 2π एंड 2/π, सो इट इज सिंपली 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आइए टेंशन फाइंड करने के लिए हमको FBD फ्री बॉडी डायग्राम इसका जल्दी से बना लेना चाहिए। इसका वेट mg नीचे की ओर हो गया, टेंशन ये रहा, ये एंगल थीटा है, टेंशन के कंपोनेंट करें। ये कंपोनेंट t cos थीटा और टुवर्ड्स सेंटर वाला कंपोनेंट दिस विल बी t sin थीटा और t sin थीटा से हमें जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। सो t sin थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर r सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ये देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये देखिए, ठीक है। रस्सी की जो लंबाई है वो l है, ठीक है ना। हमें आंसर r के फॉर्म में नहीं बल्कि l के फॉर्म में चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो हमने साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया r बाई l से, तो mr ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से r से r कैंसिल हो गया और l एक्शन में आ गया। l हमें दिखाई पड़ने लगा ml ओमेगा स्क्वायर एंड ml ओमेगा की वैल्यू है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ml, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है, बहुत ही स्वीट सा छोटा सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक बार आप पहले से करे हुए रहेंगे, देखिए जो सवाल पहले से करा हुआ रहेगा वो तुरंत निकलेगा, जल्दी निकलेगा और इरिटेट नहीं करेगा, और जो सवाल पहले से करा हुआ नहीं रहेगा वो देर भी लगाएगा, आपको इरिटेट भी करेगा। तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि जितने ऐसे सवाल हैं जो छोटे हैं लेकिन आपको इरिटेट कर सकते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग MTS में जगह देंगे और आपको उन्हें ट्राई करना है और ना आने पर हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। सिलेक्टिव क्वेश्चन पहले कराएंगे, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, बस सिलेक्टिव पहले करा दे। जिसको उम्मीद है कि मतलब आप ज़्यादा पूछना चाहते हो उसको पहले स्लॉट में करा देंगे। उसके बाद आप अगला स्लॉट अगर देखना चाहेंगे तो अगला स्लॉट भी देख लीजिए, आखिरी स्लॉट देखना चाहते हैं आखिरी स्लॉट देख लीजिए। इस प्रकार से हम लोग हमेशा पहले स्लॉट में जो मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो आप पूछने की कोशिश करते हैं, है ना, उनको हम लोग सॉल्व करें। U इज इक्वल टू 20xy बाई जेड, ये किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी नाम से ही जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी ऑफ पोजीशन, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी क्वेश्चन आप कभी देखेंगे तो उसमें x, y, z या r जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम है एनर्जी ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन पर डिपेंड करती है, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती है, या अगर दूरी को r कहा जा रहा है तो ये r पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बॉडी पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन है, रिलेशन है F इक्वल टू माइनस du बाई dr। ये रिलेशन आपने बहुत अच्छी तरह सुना और देखा होगा, और इसी से हम लोग फोर्स निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी x, y और z तीनों का फंक्शन है। तो यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टिकल है जिसकी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पार्टिकल है इस पर जो फोर्स है वो x डायरेक्शन में भी हो सकता है, y डायरेक्शन में भी और z डायरेक्शन में भी हो सकता है। फोर्स के तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं। तो कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग d नहीं बल्कि डेवर v बाई डेवर x का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है केवल x को वेरिएबल मानिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानिए, ऐसा, ठीक है। केवल x को वेरिएबल मानिए, केवल x को वेरिएबल मानिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानिए। डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। ये लीजिए, नीचे z था ऊपर ले गए, ऐसा करने से डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहेगी। तो कांस्टेंट 20y और z की पावर -1 को बाहर ले लिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इस प्रकार से ये आ गया -20y बाई z, ठीक है। इसी प्रकार से fy फाइंड करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन डेवर v
डेवर u ओवर डेवर y, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, केवल y को वेरिएबल माने 20x z की पावर -1 और y का y के रिस्पेक्ट में 1, सो दिस बिकम सिंपली 20x by z। सिमिलरली fz इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस डेवर u ओवर डेवर z यानी कि माइनस और 20 कांस्टेंट बाहर ले लिया, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट बाहर ले लिया और z की पावर -1 को डिफरेंशिएट किया तो माइनस z की पावर -2। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन वगैरह सब तैयार रखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20xy ऊपर रहेगा और z की पावर 2 को हम नीचे ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें x नेगेटिव, y हाँ नेगेटिव होगा, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला जो है उसके नीचे जेड स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अपने आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बुक्स में आपको और भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, और आगे जो टेस्ट सीरीज होंगी एमटीएस की उसमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कई बार देंगे, जिससे कोई गलती होने की पॉसिबिलिटी हो तो ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 20, 21, 22। ब्लॉक ऑफ मास m इज रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है ना, m मास का एक ब्लॉक है जो टेबल पर हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, और दूसरा ब्लॉक है जो कि फ्रिक्शनलेस पुली से जुड़ा हुआ, ये देखिए फ्रिक्शनलेस पुली से जुड़ा हुआ, और दूसरी तरफ जो ब्लॉक है वो m2 मास का लटका हुआ ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है। ये क्या करेगा, ये m1 को खींचेगा, ठीक है ना, आगे की तरफ खींचेगा, और मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये एक अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन निकालने की ट्रिक बताइए। एक्सेलरेशन निकालने की ट्रिक होती है खींचने वाला फोर्स m2g, ठीक है ना, खींचने से रोकने वाला फोर्स देखिए m1g, और ये है नॉर्मल रिएक्शन, और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, जबकि ये दोनों फोर्सेस वर्टिकल है, इसलिए ये एक्सेलरेशन को ना सपोर्ट करेंगे ना अपोज करेंगे, बल्कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये दोनों एक्सेलरेशन को ना सपोर्ट करेंगे ना अपोज करेंगे, बल्कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो एक्सेलरेशन को जो सपोर्ट करने वाला फोर्स है वो सिर्फ m2g है। एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस एक्सेलरेशन को अपोज करने वाला कोई है नहीं, अपॉन सिस्टम का टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2। सो सिंपल आंसर इज m2g अपॉन m1 प्लस m2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब मेन बात सुन लीजिए, खास बात सुन लीजिए, मेन बात ये कि ऐसे सवाल जब डायग्राम फॉर्म में बने होते हैं तो आप चट से निकाल देते हैं। ये फैक्ट की बात बताऊंगा, अगर ये सवाल डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया जाता तो आप देखते ही इसका आंसर निकाल देते, लेकिन ये सवाल लैंग्वेज फॉर्म में दिया गया, इसलिए आपको लगा कि सवाल बड़ा कठिन होगा। कोई मास m1 है जो टेबल पर रखा हुआ है, कोई मास m2 जो पुली के नीचे लटका हुआ है, ये सब बना होता है तो आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर बना नहीं होता है, सवाल पढ़ना पड़ता तो टाइम लगता है। तो ऐसे सवालों के लिए भी थोड़ा सावधान रहिएगा, जल्दी समझ जाइएगा, जल्दी पकड़ लीजिएगा कि ये वही सवाल है जो आप लोग दसियों बार कर चुके हैं। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक एक पुली से जुड़ा हुआ है, और पुली में रस्सी को खूब अच्छे से लपेटा गया है। ये देखिए रस्सी पुली में लपटी हुई है, और वेट की वजह से ये तेजी से नीचे आ रहा है। ये एंगल है 37 डिग्री। ठीक है ना, तो अब आप सुनिए, ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ब्लॉक का एक्सेलरेशन। ठीक है ना, और हमें रस्सी में टेंशन फाइंड करना है। चलिए टेंशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो mg sin थीटा है उसकी वैल्यू टेंशन से ज़्यादा है, तभी ब्लॉक नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। इसलिए आप कहेंगे कि mg sin थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास
की वैल्यू 12 kg है, तो 12 हो गया। जी की वैल्यू साइन 37 3/5 सबको मालूम होगा। साइन 37 3/5, 37 53 के रूट पता है ना। ये देखिए 37 डिग्री छोटा कोण है, जिसके सामने 3 होता है, ये 4 होता है और ये होता है 5। रेशियो बता रहा हूँ, 3:4:5 का अनुपात होता है, रेशियो होता है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, ये रेशियो होता है। तो साइन 37 = 3/5, cos 37 = 4/5 एंड tan 37 = 3/4 होता है, ठीक है। माइनस टी हमको फाइंड करना है, 12 × 2 यानी कि 24। ये 2 हो गया, 6 हो गया, 72 - t = 24। सो t = 72 - 24 यानी कि 48। 48 ये हो गया 48 न्यूटन, ठीक है ना। टिक लेते जाइएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो आइए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, उसके बाद 34 पे जाएंगे। 22 के बाद 27 पे जाएंगे, पहले 22 पे आइए। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सवाल में दी हुई है और बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में पूछी गई है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी = के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये सिंपली वर्क एनर्जी पावर का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए वर्क डन कैसे निकलेगा, एरिया निकालना पड़ेगा FR ग्राफ का। तो देखिए 1/2 बेस इनटू हाइट 10, फिर ये हो गया 4 × 5 माइनस का, फिर पॉजिटिव में चले जाइए तो 4 × 5 प्लस का, उसके बाद फिर से नेगेटिव में चले जाइए तो 2 × 5 है ना, = के फाइनल हमको फाइंड करना है और के इनिशियल 25 जूल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए और ये हो गया 30 माइनस 10 = के फाइनल -25। सो दिस इज 20 एंड प्लस 25 = के फाइनल। सो के फाइनल काइनेटिक एनर्जी = 45 जूल, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, इसमें ये समझाया गया है कि Fx ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जिसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ये भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है ये देखते हैं अभी। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स की इक्वेशन दी हुई है और ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एक ग्राफिकल ऑर्डर में ग्राफ दिया हुआ है। एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया गया है। वेट कर लीजिए जरा, बस एक सेकेंड। ये फील्ड है, मतलब पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रांसफर किया गया और फोर्स ये लिखा हुआ है। तो हमें इस प्रोसेस में वर्क डन फाइंड करना है। तो फोर्स वेरिएबल है, देखिए फोर्स इज एक्चुअली -x i कैप प्लस y j कैप। तो ये फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए जब हम वर्क फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड करेंगे, जो कि fx dx है ना और fy dy करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होता है जब फोर्स वेरिएबल होता है, तो वर्क डन इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया जाएगा। तो x dx प्लस y dy, सो दिस इज -x² by 2। लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 0 तक, ठीक है ना।
और दिस इज वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। x की लिमिट 1 से 0 एंड y की लिमिट 0 से 1 लगाएंगे, तो -1/2 और ये हो गया 0 - 1 प्लस आगे देखिए 1/2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड दैट वाज प्लस 1/2, this is minus plus 1/2 and this is 1/2, so this is simply 1 joule, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 34 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 34 एंड 40। A rod of length L and mass M is bent to form a semicircular arc, ठीक है। एक रॉड थी, इसका मास m था और लेंथ l था, इसको सेमी सर्किल में कन्वर्ट कर दिया गया और सेमी सर्किल में कन्वर्ट करने के बाद बेंड करने के बाद एक एक्सिस पास करा दिया गया डायामीटर से, ये देखिए डायामीटर से एक एक्सिस को पास करा दिया गया। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, हाफ mr²। इसका मास क्या है बताइए, m है, हाँ इसका मास m है तो इसका मास भी m होगा और रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे फुल रिंग हो या हाफ रिंग हो, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² ही होता है, ठीक है ना। r की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी, तो जो लेंथ है इसकी वो पाई r के बराबर होगी, यानी कि रेडियस की वैल्यू l/पाई होगा। इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 मास और r² का मतलब हो गया l²/पाई², यानी कि ml²/2पाई²। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ये काम इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि पहले रॉड सीधी थी और बाद में उसको बेंड किया गया। बेंड कैसा किया गया, सेमी सर्किल में बेंड किया गया। पूरे सर्किल का लंबाई क्या होती है 2πr, तो सेमी सर्किल की लंबाई क्या होगी πr, और ये πr लंबाई किस l से बनी है, रॉड की l से बनी है, तो l = πr, सो r = l/पाई यहाँ पर पुट कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 34 हो गया, 34 के बाद 40, 43 एंड 45। each of length L, mass and center of mass फाइंड करना है। आइए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो पहले हम इनके सेंटर ऑफ मास ढूंढ तो लें पहले। तो पहली रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो L/2, 0 पर होगा। अगली रॉड कितना आगे है, L/2 आगे है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 आगे होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पर होगा बताइए, L, 0 पर। और उसकी अगली रॉड जो है वो L/4 आगे है, तो सेंटर ऑफ मास भी L/4 आगे होगा, तो L + L/4 यानी कि कहाँ पर होगा 5L/4 पर होगा। एक बार फिर से समझने की आवश्यकता है। ये पहली रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ये देखिए, ये दूसरी रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा और ये तीसरी रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। रॉड जितना आगे निकली होगी सेंटर ऑफ मास भी उतना ही आगे निकलेगा। ये बात सबको मालूम है कि नहीं मालूम है। रिजिड बॉडीज में अगली बॉडी जितना आगे निकली होगी, सीएम भी पुराने के सीएम से उतना आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये रॉड L/2 आगे निकल गई, तो ये L/2 में से कितना जोड़ देंगे, जितना ये आगे जाएगा, तो L/2 से कितना हो गया L, और ये कितना आ गया L/4, तो L में, हाँ इस L में L/4 जोड़ेंगे तो कितना 5L/4। ये देखिए ये 5L/4, ठीक है ना। ये हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बातें कर रहे हैं, देखिए इस समय हम y की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि y कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ पूछा नहीं है। तो आइए फाइंड करते हैं HCM। ना सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड ही नहीं करने हैं, फाइंड करने हैं सेंटर ऑफ मास का x जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करना है। y के बारे में कोई जानकारी ना होने की वजह से सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये m L/2 m
L और बताइए m 5L/4 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m plus m मीन्स 3m, ठीक है ना। सो दिस इज, अगर हम लोग ml को बाहर ले लें, ठीक है ना, तो जो बचेगा वो 1/2 प्लस 1 प्लस 5/4, ठीक है ना, ये बचेगा। सो मास से मास चलिए कैंसिल करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया 4, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो 5 5 9 तो 11 मीन्स 11L/12, समझ गया ना, 11/12 L। अच्छा सवाल है, आपको इसमें समय इस चीज में लग सकता था कि सबसे नीचे वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पर होगा, यानी कि L/2 पर, L तो L/2 पर होगा, तो अगला कहाँ होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगली ऊपर वाली रॉड जितना आगे निकली होगी, सेंटर ऑफ मास भी नीचे वाले से उतना आगे निकल जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 था, तो उसमें L/2 और जोड़ा तो ये आ गया, और उसमें L/4 और जोड़ा तो ये आ गया, और फिर क्वेश्चन फटाफट जल्दी से जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। 43 एंड 45 2 particles of mass m1 m2 initially at rest। अच्छा भाई, 2 पार्टिकल m1 m2 रेस्ट में है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना चाहिए, उसके बाद सोल्यूशन पर ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आता है तभी सोल्यूशन को देखने का अच्छा लगता है। 2 पार्टिकल दोनों रेस्ट में, अब दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से चलने लगे। तो बताइए सेंटर ऑफ मास t टाइम बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। देखिए भाई ध्यान से सुनिए, ये दोनों अगर रेस्ट में हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा, यहाँ पे कहीं होगा और रेस्ट में होगा, ठीक है ना, CM रेस्ट में होगा। जब वो दोनों पार्टिकल रेस्ट में, CM भी रेस्ट में होगा। अब क्या हुआ कि अब ये दोनों अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ आने लगे। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो बल है वो इन दोनों के लिए इंटरनल है, और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि कभी भी इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, और ये दोनों के दोनों स्फीयर अपने सेंटर ऑफ मास पे ही आके टकरा जाएंगे, और सेंटर ऑफ मास कतई मूव नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले भी जीरो थी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बाद में भी हमेशा जीरो रहेगी। इंटरनल फोर्सेस कभी सेंटर ऑफ मास और सिस्टम को चला नहीं पाते। किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को चलाने के लिए बाह्य बलों की, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस की आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फोर्सेस कभी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को नहीं चला पाएंगे। एंड पहले स्लॉट का आखिरी क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अभी 2 स्लॉट और मिलेंगे, जिसमें आपको सेकंड और थर्ड नंबर पे जो वैरायटी वाले क्वेश्चन है वो कराए सारे जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा 2 बार, वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स वॉल्यूम। वाटर दुनिया का पहला लिक्विड है जिसमें एनोमोलस एक्सपेंशन होता है। ये वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस वर्ड है, एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आप उसमें देखिए, हेडिंग में देखिए, तो आपको कैलोरीमेट्री में आपको ये आर्टिकल मिलेगा जिसमें लिखा होगा एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये टॉपिक आपको एक्सपेंशन वाले चैप्टर में भी मिल सकता है, ठीक है। तो वाटर में एक विशेष बात ये होती है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर बाकी लिक्विड फैलेंगे, क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन वाटर जो होगा वो सिकुड़ता है, यानी इसका वॉल्यूम कम होता जाता है। ये काम सिर्फ 4 डिग्री तक होता है, और 4 डिग्री के बाद इसका ये बिहेवियर खत्म हो जाता है, और वे बाकी तमाम लिक्विड्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। यानी कि 4 डिग्री के बाद अगर हीट करेंगे तो ये फैलता जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और 0 से 4 तक हीट करने पे लगता है कि एक्सपेंड करेगा, लेकिन ये एक्सपेंड नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसीलिए जब डेंसिटी का ग्राफ बनाया जाता है वाटर की, केवल वाटर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, जब वाटर की डेंसिटी का ग्राफ बनाया जाता है तो ऐसा बनाया जाता है। 4 डिग्री तक वॉल्यूम सिकुड़ता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है, और 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम फैलने लगता है तो डेंसिटी घटने लगती है। ये वाटर के वॉल्यूम एक्सपेंशन का ग्राफ है, और ये वाटर के डेंसिटी वेरिएशन का ग्राफ है। तो ये बेस्ट जो 15 क्वेश्चन थे जो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों को पूछने होंगे, शायद वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लॉट में आपको देखने को मिलेगा। तब तक इतना तैयार कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।
वन है